आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो सुनने में शायद यकीन न हो। ये कहानी है उन चंद व्यापारियों की जो समंदर पार से सिर्फ मसाले और कपड़े खरीदने आए थे और देखते ही देखते एक पूरे मुल्क के, एक पूरे उपमहाद्वीप के मालिक बन बैठे। जी हाँ, ये कहानी है भारत की। और आज हम समझेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने व्यापार के बहाने धीरे धीरे यहाँ की सत्ता पर कब्जा कर लिया। तो चलिए शुरू करते हैं ये हैरत अंगेज सफर। सबसे पहले जरा इन दो तस्वीरों पर गौर कीजिए। एक तरफ है साल 1600 का भारत, जिसे हम सब सोने की चिड़िया कहते थे, दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक। और फिर दूसरी तरफ है 1947 का भारत, जब अंग्रेज हमें छोड़कर गए, एक गरीब कंगाल देश। ये जो बदलाव है ना, ये सिर्फ हैरान करने वाला नहीं है, ये हमारे मन में कई सवाल खड़े करता है। तो सवाल सीधा सा है, आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे? जो देश कभी सोने की चिड़िया था, वो इतनी बुरी हालत में कैसे पहुंच गया? आज की हमारी पूरी बातचीत इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने के बारे में है। तो कहानी की शुरुआत होती है सन 1600 से, जब कुछ मेहमान व्यापारी बनकर भारत आए। कहने को तो उनका इरादा सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना था, या यूं कहें कि कम से कम उन्होंने दिखाया तो यही था। ये मेहमान कौन थे? ये थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग। इंग्लैंड में बनी एक कंपनी जिसका मकसद था भारत के मशहूर मसाले, कपड़ा और चाय खरीदकर यूरोप में बेचना। और उस वक्त के मुगल बादशाह जहांगीर ने भी सोचा कि भाई व्यापार बढ़ेगा, तो उन्होंने उन्हें यहां पर काम करने की इजाजत दी। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। अरे 100 साल से भी ज्यादा का वक्त लगा। इस दौरान कंपनी ने धीरे धीरे सूरत, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता जैसी जगहों पर अपने ठिकाने, अपनी फैक्ट्रियां बनाई। लेकिन वक्त के साथ साथ उनका असली इरादा सामने आने लगा। अब उनका ध्यान सिर्फ व्यापार पे नहीं, बल्कि भारत की राजनीति पर था। और देखिए, भारत में रहते रहते ना उन्होंने एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ ली थी। उन्होंने देखा कि यहाँ के राजा महाराजा वो तो आपस में ही लड़ने में लगे रहते हैं, उनमें एकता नाम की कोई चीज ही नहीं है। बस उन्होंने इसी कमजोरी को पकड़ा और एक नई रणनीति बनाई। उन्होंने तय किया कि हिंदुस्तान को तलवार के जोर पर नहीं, बल्कि अपनी चालाकी से जीता जाएगा। और इसी चालाकी का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक खेल खेला गया साल 1757 में। एक ऐसी लड़ाई जिसने हिंदुस्तान का नक्शा और तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। ये लड़ाई हथियारों से ज्यादा धोखे से लड़ी गई थी। हम बात कर रहे हैं प्लासी की लड़ाई की। एक तरफ थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अपनी पूरी सेना के साथ, और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव और उसकी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब नवाब तो सोच रहे थे कि जंग मैदान में जीती जाएगी, लेकिन क्लाइव की असली जंग तो पर्दे के पीछे चल रही थी। उसकी रणनीति थी धोखा, साजिश। और इस साजिश का सबसे बड़ा मोहरा कौन था? मीर जाफर। जी हां, नवाब का अपना ही सेनापति। अंग्रेजों ने मीर जाफर को एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन लोभ देने वाला ऑफर दिया। उन्होंने कहा, देखो, तुम अपने नवाब को धोखा दो और बदले में बंगाल की गद्दी तुम्हारी। अब सत्ता का लालच तो बहुत बड़ा होता है, और मीर जाफर इस जाल में फंस गया। अब जरा सोचकर देखिए उस मंजर को। जंग के मैदान में नवाब की इतनी बड़ी सेना खड़ी है, लड़ने को तैयार, लेकिन उनका सेनापति मीर जाफर, वो तो बस चुपचाप खड़ा है। उसने अपनी फौज को लड़ने का हुक्म ही नहीं दिया। नतीजा क्या हुआ? अंग्रेज लगभग बिना लड़े ही जीत गए और भारत के सबसे अमीर सूबे बंगाल के मालिक बन बैठे। सच पूछिए तो यही वो पल था जब भारत की गुलामी का असली सफर शुरू हुआ। बंगाल पर कब्जा तो बस शुरुआत थी। इसके बाद अंग्रेजों ने पूरे भारत को अपने काबू में करने के लिए अपना सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक हथियार निकाला। एक ऐसी नीति जिसका जहर आज भी हमारे समाज में महसूस होता है, फूट डालो और राज करो। तो ये नीति आखिर काम कैसे करती थी? देखिए, फॉर्मूला बड़ा सिंपल था। सबसे पहले हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत और शक के बीज बो। फिर एक राजा को दूसरे राजा के खिलाफ भड़काओ। जाति और इलाके के नाम पर लोगों को आपस में लड़वाओ। और जब सब एक दूसरे का गला काटने पर तुले हों, तो बीच में शांति का मसीहा बनकर घुस जाओ और धीरे धीरे सब पर अपना कंट्रोल कर लो। अब जैसे जैसे उनका सियासी कंट्रोल बढ़ता गया, उन्होंने भारत को आर्थिक तौर पर खोखला करना शुरू कर दिया। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था। अरे, ये तो एक सोची समझी साजिश थी। जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसे गरीब बनाने का काम पूरी प्लानिंग के साथ किया गया। पर यह किया कैसे गया? इसके लिए उन्होंने 4 बड़े कदम उठाए। पहला, भारत के हुनरमंद कारीगरों और दस्तकारों का काम चौपट कर दिया। दूसरा,
यहाँ की जो वर्ल्ड फेमस टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसे खत्म कर दिया। क्यों? ताकि इंग्लैंड की मिलों में बना कपड़ा भारत में बिक सके। तीसरा, किसानों और आम लोगों पर इतने भारी टैक्स लगा दिए कि उनकी कमर ही टूट गई। और चौथा, यहां से जो भी दौलत मिलती उसे जहाजों में भर भर कर लगातार इंग्लैंड भेजा जाता रहा। अब करीब 100 साल तक ये लूट और जुल्म चलता रहा। लेकिन हर चीज की एक हद होती है। आखिरकार लोगों के सब्र का बांध टूट गया और साल 1857 में आजादी की पहली चिंगारी भड़की। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे महान वीरों के नेतृत्व में यह भारत का पहला बड़ा स्वतंत्रता संग्राम था। इसकी वजह कई थीं। लोगों के धर्म में दखलंदाजी, वो चर्बी वाले कारतूस का किस्सा और सालों से चल रहा जुल्म और बेइज्जती। हां, यह सच है कि इस विद्रोह को बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसने अंग्रेजों की नींव हिलाकर रख दी। उन्हें पहली बार यह डर लगा कि अगर हिंदुस्तानी एक हो गए तो उन्हें यहां से भागना पड़ेगा। और इस विद्रोह का एक बहुत बड़ा और सीधा नतीजा निकला। लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार को यह बात समझ आ गई कि अब एक कारोबारी कंपनी भारत जैसे इतने बड़े देश को नहीं संभाल सकती। बस फिर क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म किया गया और भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के राज में ले लिया गया। अब भारत ऑफिशियली ब्रिटेन का गुलाम बन गया था। 1857 की वो चिंगारी, उसने जो आग लगाई थी ना, वो कभी बुझी नहीं। बल्कि इसके बाद तो आज़ादी की लड़ाई ने एक नया मोड़ लिया। अब मैदान में नए हीरो आए। हो सकता है उनके रास्ते अलग अलग हों, पर मंजिल सबकी एक ही थी, भारत की आज़ादी। इनमें एक नाम सबसे बड़ा था, महात्मा गांधी का। उनका हथियार क्या था? सत्य और अहिंसा। उन्होंने बिना किसी हथियार के, बिना किसी खून खराबे के करोड़ों आम हिंदुस्तानियों को इस लड़ाई का सिपाही बना दिया। तो वहीं दूसरी तरफ थे भगत सिंह जैसे जोशीले क्रांतिकारी, जिनका रास्ता बिल्कुल अलग था। उनका साफ मानना था कि आज़ादी भीख में मांगने से नहीं मिलेगी, इसे तो क्रांति और बलिदान से ही छीनना होगा। और फिर एक तीसरा मोर्चा भी था जिसे खोला था सुभाष चंद्र बोस ने। उन्होंने बनाई आज़ाद हिंद फौज और उनका प्लान था कि अंग्रेजों को उनकी ही भाषा में जवाब दिया जाए, यानी फौजी ताकत से उन्हें भारत से बाहर निकाल फेंका जाए। सोचिए, इन सब कुर्बानियों, इन संघर्षों का सफर कितना लंबा था। करीब करीब 200 साल, 2 सदियों तक हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा। और फिर आखिरकार वो दिन आया, 15 अगस्त 1947। भारत आज़ाद हुआ। लेकिन इस आज़ादी की हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई, देश का बंटवारा और लाखों बेगुनाह लोगों की जानें। इस दर्द के बावजूद सैकड़ों सालों के बाद भारत ने पहली बार एक आज़ाद सुबह में सांस ली। तो आखिर में अगर हम अपने पहले सवाल पर लौटें कि ये सब हुआ कैसे, तो इसका जवाब सिर्फ एक लाइन में है। अंग्रेज हिंदुस्तान को अपनी ताकत के दम पर नहीं, बल्कि हमारी अपनी फूट और हमारे ही लोगों के धोखे की वजह से जीत पाए। और ये एक ऐसा सबक है जिसे शायद हमें कभी नहीं भूलना चाहिए।